दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया जाता है का मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। किसी भी कंपनी में कितना कैश आया, कितना कैश गया, इसको जब निकाला जाता है तो उसे उस कंपनी की कैश आने और कैश जाने की एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में दोस्तों? 3 पार्ट में। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो किसी भी कंपनी में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसे 3 एक्टिविटी में डिवाइड करना होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा रोल आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बैलेंस शीट की भी ज़रूरत पड़ती है। बट बैलेंस शीट में सबका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी की अगर बात करेंगे, किसकी? लायबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लायबिलिटी साइड की अगर आप बात करेंगे तो लायबिलिटी में 3 हेड हैं, 1, 2, 3। तो ये ऊपर के 2 हेड की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट में जो आपको दिख रहा है करंट लायबिलिटी, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय यूज होता है। बट इसमें भी ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग का पॉइंट जो होता है, ये ध्यान दीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है ना। तो हम कहेंगे करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया या फिर क्या कैश गया, ये निकालते समय करंट लायबिलिटी के 1, 2, 3 पॉइंट यूज किए जाएंगे। मीन्स A, B एंड D। C पॉइंट जो होता है, सॉरी B पॉइंट जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए है। A, C एंड D, ये 3 पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम आपसे ये पूछें कि जैसे ही लायबिलिटी साइड से कौन सा हेड ऑपरेटिंग में जाता है, ऐसे ही असेट में से कौन सा जाएगा, तो करंट असेट्स। लेकिन करंट असेट्स में भी जब हम बात करते हैं तो करंट असेट के 2 ऐसे पॉइंट हैं, C और D, मीन्स करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो दोनों पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय नहीं जाता है। ये ना तो ऑपरेटिंग में ही जाता है, ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, और ना ही इन्वेस्टिंग में जाता है। तो ये जाता कहाँ है, तो अभी आपको हम बताते हैं कि कहाँ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो भी पैसा आया या गया, जो भी इन्वेस्टिंग से आया या गया, जो भी फाइनेंसिंग से आया या गया, तीनों को जोड़ लेते हैं। उसमें ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड इक्विवेलेंट का जितना पैसा होता है पूरा जोड़ लेते हैं, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसी वाले में ले आकर के जोड़ते हैं। तो हमारे करंट ईयर का जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट दिख रहा है वही यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब हमारा कैश फ्लो सही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट C और D ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया, क्या कैश गया, उसके लिए यूज नहीं होता है, बल्कि प्रीवियस ईयर का उसका बैलेंस जोड़ करके करंट ईयर का बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो बैलेंस शीट है, किसी भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में से करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है। अब करंट असेट्स में से 2 पॉइंट केवल नहीं यूज होना है। लायबिलिटी में आएंगे तो 1 पॉइंट है आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये फाइनेंसिंग ले जाना है, बाकी सब यहाँ जाएगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया, क्या कैश गया, अगर ये जानना है तो उसके लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये
इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है पूरा। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के शेयर होल्डर फंड के हेड में कौन कौन से सब हेड आते हैं वो लिख दिए हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और भी है सब हेड, जैसे एक आपका पॉइंट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो वो भी सब हेड है, बट यहाँ लिखे नहीं हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं कि जो आपको कैश फ्लो के लिए यूज़फुल है, जो भी कैश फ्लो के लिए यूज़फुल है बस उसी को यहाँ पर लिखे हैं, बाकी चीज़ों को नहीं लिखे हैं। तो जब आप शेयर होल्डर फंड्स के सब हेड की बात करेंगे तो कैश फ्लो के लिए दो सब हेड है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। कैश फ्लो दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। यही आपको लिस्ट अपने कॉपी में नोट करके रखना है, जिससे कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगें तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि बैलेंस शीट का कौन सा सब हेड कौन सी एक्टिविटी से कैश आया या कैश गया की जानकारी लेते समय यूज करेंगे, है ना। तो शेयर होल्डर फंड के दो सब हेड हैं, पहला शेयर कैपिटल वो फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस वो ऑपरेटिंग के लिए यूज होता है। अब हम आएंगे नॉन करेंट लायबिलिटी में। तो नॉन करेंट लायबिलिटी का दो ही सब हेड यहाँ भी यूज होना है, बाकी और भी हैं लेकिन उसे नहीं लिखे हैं क्योंकि वो इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है ना। तो करेंट लायबिलिटी के दो सब हेड में से एक गया फाइनेंसिंग और एक हो गया ऑपरेटिंग। अब बात करते हैं करेंट लायबिलिटी की। करेंट लायबिलिटी में से एक केवल पॉइंट हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, बाकी सब के सब देखे ऑपरेटिंग के लिए है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में से जो भी सब हेड है, क्या उसमें से कोई भी सब हेड इन्वेस्टिंग के लिए यूज होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है उसमें से जितने भी सब हेड हैं वो सभी हेड जो भी सभी सब हेड हैं वो सब हेड केवल और केवल फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग के लिए यूज होता है ना। अब अगर हम बात करें कि फाइनेंसिंग के लिए कितने सब हेड हैं, तो आप कहेंगे शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ये तीन सब हेड केवल फाइनेंसिंग के लिए यूज होना है, बाकी जो बचते हैं वो सब ऑपरेटिंग के लिए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया क्या कैश गया, तो इसके लिए हम असेट साइड पे फोकस करेंगे, और वो भी असेट में ध्यान रखिएगा करंट को पूरा काट देना है। करंट का कोई भी सब हेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होता है। अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट की तरफ कंसंट्रेट करना है, वो भी बैलेंस शीट के असेट साइड में। और असेट में भी दो हेड हैं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। करेंट असेट पूरा काट देना है, उसका कोई भी सब हेड यूज नहीं होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। नॉन करेंट में आएंगे तो फिक्स्ड असेट्स में पहला पॉइंट होता है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आपका इन्वेस्टिंग के लिए यूज होता है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग के लिए होता है ना। अब हम बात करें इनटेंजिबल का, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इनटेंजिबल असेट्स में थोड़ा सा समस्या आपको हो सकती है। इनटेंजिबल असेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी जाता है, इनटेंजिबल असेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा और कब ऑपरेटिंग में जाएगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए इन्वेस्टिंग के लिए इंक्रीज लिखे हैं, ऑपरेटिंग के लिए डिक्रीज लिखे हैं। अगर इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में बढ़ जाए, जैसे 10,000 प्रीवियस ईयर में था
और करेंट ईयर में 12,000 हो जाए तो हम कहेंगे कि 2,000 रुपये से इंटेंजिबल असेट्स बढ़ गया। अगर इंटेंजिबल असेट्स बढ़ रहा है तो चाहे इंटेंजिबल असेट कहें और चाहे कहिए कि असेट्स बढ़ रहा है, तो असेट आपका एक ही शर्त पे बढ़ता है जब आप उसे परचेज करते हैं, और अगर आप परचेज किए हैं तो आपके यहाँ से पैसा गया है ना। तो परचेज करने पे आपकी असेट इंक्रीज होगी। असेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि हम अपना इतना पैसा इस वाले असेट में इन्वेस्ट कर दिए, तो उस केस में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट होगा दोस्तों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कब? जब आपकी इंटेंजिबल असेट इंक्रीज हो जाए। वही अगर आपकी इंटेंजिबल असेट डिक्रीज हो जाए, जैसे प्रीवियस ईयर में 8,000 है, करेंट ईयर में 5,000 हो गया, तो देखिए 3,000 से आपका इंटेंजिबल असेट्स डिक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इनटेंजिबल असेट्स जो भी होता है वो कभी सेल आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है, अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब वो रिटेन ऑफ हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? रिटेन ऑफ, है ना। और जो भी हम रिटेन ऑफ करते हैं, जो भी रिटेन ऑफ करते हैं, वो जिस ईयर में रिटेन ऑफ होता है उस ईयर में पीएल अकाउंट में एज ए एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है। और जब हम एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे पीएल अकाउंट में, तो दोस्तों आपको हमने बताया था ना, पीएल वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो एक्सपेंस अगर आप उसको बना रहे हैं तो एक तरीके से वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस का है तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आपका इंटेंजिबल असेट्स डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट में से कितने सबहेड ऑपरेटिंग के लिए यूज होंगे, कितने इन्वेस्टिंग के लिए होंगे, कितने फाइनेंसिंग के लिए होंगे, वो डिटेल जानकारी आपको दे दी गई है, उसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, अगर हम बात करें कि इनके अलावा क्या और भी कहीं ध्यान देना है, तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसमें से एक पॉइंट होगा आपका अदर इनकम। क्या होगा? अदर इनकम। और एक पॉइंट आपका होगा फाइनेंस कास्ट। ठीक है, यही दो पॉइंट आपके हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए यूज हो सकता है। जैसे ज़रा दोस्तों आप सोचिए कि अगर आप अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में लगाए हैं तो इसका मतलब आप इन्वेस्ट किए हैं, और दूसरी कंपनी में अगर आप पैसा शेयर के रूप में लगाए हैं तो वह कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट में से कुछ आपको हिस्सा दे देगी। वो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको देगी, और जो हिस्सा आपको देगी वो डिविडेंड के नाम से जाना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट शेयर के रूप में किए हैं तो वो कंपनी हमें डिविडेंड देगी। तो दोस्तों अगर डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्ट करने के वजह से वो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा दोस्तों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लेकिन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कहाँ दिखाया गया होगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो अदर इनकम का सबहेड बना हुआ है उसी में ले जा करके डिविडेंड रिसीव लिखा गया होगा। तो फिर वो निकाल करके हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे कि इतना कैश हमारे पास आया है डिविडेंड रिसीव के रूप में, है ना। ऐसे ही आपके यहाँ कोई पैसा लगाया है, शेयर में लगाया है तो आप डिविडेंड देंगे, या फिर डिवेंचर में लगा है तो आप इंटरेस्ट देंगे, तो वो भी आपका डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं,
तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट किया था, तो फाइनेंस पे आप पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने किसी से लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए बेसिकली क्या यूज होगा वो तो बैलेंस शीट के ही मोस्टली आइटम आते हैं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 2 पॉइंट केवल कंसीडर कर लीजिएगा, अदर इनकम और फाइनेंस कास्ट। इसमें से जो भी पॉइंट आने वाला है उसको ला दीजिएगा और नहीं आने वाला है तो छोड़ दीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया क्या गया, फाइनेंसिंग से क्या कैश आया गया क्या क्या गया, वो ज़्यादातर इसी बैलेंस शीट की ही इंफॉर्मेशन से मालूम हो जाता है ना। अब सोचिए अगर आप किसी से लोन लिए हैं तो दोस्त ज़रा आप बताओ कि किसी से लोन लिए हो तो उसको इंटरेस्ट पे करोगे कि नहीं, और अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग का पार्ट ही तो बनेगा। अगर वो फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय फाइनेंस कास्ट वाले पॉइंट में ले जाके रखा गया होगा। तो फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया क्या कैश गया ये चेक करने लगेंगे, तो लोन पे जितना इंटरेस्ट पे किए होंगे उतना पैसा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग गया होगा ना, आउटफ्लो ही तो हुआ होगा। तो वो हमें इंटरेस्ट के रूप में कितना पेमेंट करना पड़ा ये जानकारी अगर लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही मिलेगा, और भी कौन से पॉइंट में, तो फाइनेंस कास्ट में। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया क्या कैश गया ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बैलेंस शीट में जो आपको बताए हैं ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट असेट को फोकस करिएगा और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस से अदर इनकम और फाइनेंस कास्ट, ये 2 पॉइंट देख लीजिएगा। जब बात करेंगे फाइनेंसिंग की तो फाइनेंसिंग में ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर फंड से 1 पॉइंट लेना है शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी से 1 पॉइंट लेना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, करंट लायबिलिटी से 1 पॉइंट लेना है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। तो ये 3 सब हेड आपके फाइनेंसिंग के लिए यूज हो जाएगा, प्लस अदर इनकम ध्यान दे दीजिएगा और फाइनेंस कास्ट को ध्यान दे दीजिएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया क्या कैश गया इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय किसकी ज़रूरत पड़ती है या किसके हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो दोस्तों आप बताइएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनता है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कौन कौन से हेड हैं वो लिख दिए हैं आपके सामने, कौन कौन से सब हेड हैं वो लिख दिए हैं। अब बैलेंस शीट के कौन सा सब हेड ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन फाइनेंसिंग में जाएगा, वो देखिए सभी सब हेड के सामने खींच के लिख दिए हैं। FA का मतलब फाइनेंसिंग, OA का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब पूरा लिख दिए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करेंगे तो उसका रोल ऑपरेटिंग के लिए ही होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा आइटम जुड़ता है कौन सा घटता है इसके लिए वीडियो बना दिया गया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट अगर किसी स्टूडेंट को होता है तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ देखिए, ये है दोस्तों, ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी पैसा आया उसको पहले रख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी आया उसको रख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी उसको रख लीजिए, और ये तीनों जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी पैसा आएगा वो आपका हो गया, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट दिख रहा होगा उसको यहाँ रख के ये दोनों आपस में जोड़ दीजिए। ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंट ईयर का माना जाएगा। और आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा दोस्तों ना, वो बैलेंस शीट में एक प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस दिखेगा
और एक करंट ईयर का। ये प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट यहाँ रखिएगा, तो ये करंट ईयर जो बैलेंस शीट में आपका अमाउंट दिख रहा है ना, वही अमाउंट यहाँ होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब आपके बैलेंस शीट में करंट ईयर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो भी अमाउंट दिख रहा है, इन तीनों एक्टिविटी से जो भी कैश आया गया उसको जोड़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखिए। जो भी अमाउंट प्राप्त हो वो अमाउंट अगर करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में जितना दिख रहा है उतना ही अमाउंट यहाँ फाइंड आउट होता है, तो इसका मतलब आपने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है। अगर नहीं मैच किया, अगर ये तीनों एक्टिविटी से जो भी कैश आया गया उसको जोड़ दिए, पिछली साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस रख दिए और उसको जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट दिख रहा है उसके बराबर नहीं हुआ, कम या ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने गलत बना दिया। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को वहीं चेक कर सकते हैं कि हमने गलत बनाया है कि सही बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे दोस्त अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, है ना। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप लोगों को मैं जो भी वीडियो बना के देता हूँ वो पसंद आता है। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी जो भी यूज़फुल वीडियो मुझे लगेगा, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लगेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।